अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम लॉ एंड लॉयर्स का बुनियादी मकसद कानून और कानूनदानों से आपको मुतारिफ़ करवाना है। और आज जिस लॉयर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ एक कामयाब वकील हैं बल्कि नामवर सियासतदान, मारूफ अदीब और काबिल एहतराम उस्ताद भी हैं। जी हाँ, मेरा इशारा प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह और मशहूर कानूनदान हामिद खान की तरफ है। खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन मसरूफ़ तरीन इलेक्शन डेज में भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हामिद खान एक राइटर, एक उस्ताद, एक नामवर वकील और एक बड़ा सियासतदान बनने से पहले क्या थे? यानी पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ से हासिल की और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं मशरक़ी पंजाब में ज़िला है होशियारपुर, मैं वहाँ पैदा हुआ था पार्टीशन से पहले। और शुरू में मेरी तालीम सिंध में हुई है। मैट्रिक मैंने हैदराबाद सिंध से किया था। ठीक है। और बीए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया और एलएलबी भी मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से की थी। फिर यहीं सन 68 में मैंने वकालत का आगाज़ किया था लाहौर से ही। इस दौरान एक एलएलएम की डिग्री के लिए मैं अमेरिका गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से मैंने एलएलएम की डिग्री ली थी और फिर मैंने वापस आके 1973 से फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुसलसल फिर हाई कोर्ट की और 1979 से सुप्रीम कोर्ट की वकालत कर। ठीक है खान साहब, एक आर्मी डिक्टेटर के अताब का शिकार होने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आपने ना सिर्फ वकालत की बल्कि आपने अदलिया बहाली तहरीक में नुमाया किरदार भी अदा किया। इस अदलिया बहाली तहरीक के बाद जजेस तो बहाल हो गए मगर वकला को अपनी स्ट्रीट पावर का भी पता चल गया और आने वाले दिनों में हमने PIC देखा, हमने पाक पतन का वाकया देखा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुटेजेस भी मुझ समेत करोड़ों लोगों ने देखे। आप क्या समझते हैं कि वकला की ग्रोमिंग में कौन सी कसर रह गई है जो बात दलील से गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुंची, और क्या ये भी अदलिया बहाली तहरीक के सम्राट हैं? देखिए, अदलिया बहाली तहरीक के सम्राट ये नहीं हैं और ना ही इनका कोई ऐसा इरादा था। मैं अर्ज़ करूं कि बाज़ औक़ात उस तहरीक को जो बाद में ऐसे वाक़यात हुए हैं उनके साथ मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है? वो ये नहीं है कि वकला तहरीक की वजह से स्ट्रीट पार का पता चला और उसके बाद से ये वाक़यात हो रहे हैं। वाक़यात पहले भी हुआ करते थे, सिर्फ ये था कि मीडिया कवरेज नहीं था उस ज़माने में, इसलिए ये आम लोगों तक नहीं पहुँचते थे। ये अदालत की कचहरी के ही प्रेमिसेस में ही ये बात ख़त्म हो जाती थी। अब चूंकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी रीच इतनी ज़्यादा हो गई, हर जगह पहुंच जाती। ठीक है, लेकिन असल प्रॉब्लम वकला तहरीक से नहीं शुरू हुआ। उसके तो मकासद बड़े आला थे। हम आइन की सरबंदी के लिए लड़ रहे थे, हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़े हैं। वो सारा हुआ ये कि पिछले 30-35 सालों में बहुत सारे प्राइवेट लॉ कॉलेज खोले गए जहां वकला की प्रॉपर तालीम नहीं हुई, बल्कि डिग्रियां उनको मिल गई लेकिन उन्हें तालीम नहीं हासिल कर सके। वो डिग्रियां भी जो हासिल की हैं वो भी गाइड्स की बुनियाद पर ज़्यादा हुई। उसके नतीजे में वकला जो बाद में बने हैं उनको वो तालीम नहीं मिल सकी जो उनका हक था। ठीक है। इसलिए जब वो आए तो उनके पास उनके लिए इतने काफ़ी चैम्बर्स नहीं थे जहां उनकी ग्रूमिंग हो सकती, जहां वो सही माने में अपने आप को वकील के वैल्यूज़ में लेके आते। ये असल वजह है कि हमारे बहुत से नौजवान जो लॉ की तालीम लेके आते हैं वो बार एसोसिएशन में चले जाते हैं, वहाँ उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं और ये इस किस्म के वाक़यात होने शुरू हो गए। इन वाक़यात का वकला तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लॉ कॉलेजेस का भरमार जो हो गई है जिसकी वजह से प्रॉपर ना तालीम मिल सकी और ना ही इतने वकला की ग्रूमिंग हो सकी चेम्बर्स में, इस वजह से ये वाक़यात होने शुरू। खान साहब,
हमारी मालूमात के मुताबिक आपके सियासत में 1992 आपका सियासत का सफ़र 1992 में शुरू हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के आप सदर बन गए और फिर आप आगे बढ़ते चले गए। पंजाब बार, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के तकरीबन तमाम अहम ओहदे पर आप फाइज रहे और आप तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी बन गए। आज से 1.5 हफ्ते बाद 27 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं, जिनमें आपका ग्रुप भी भरपूर शिरकत कर रहा है। मगर इससे पहले होने वाले पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में आपके ग्रुप को खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या आपके ग्रुप का बयानिया वकला में मकबूल नहीं रहा या फिर किसी गैबी ताकत ने आपको इन इलेक्शन से बाहर कर दिया? देखिए, बात यह है कि मेरी सियासत का आगाज़ तो एज ए स्टूडेंट ही हो गया था। ठीक है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था, जिस ज़माने में यूनिवर्सिटी की यूनियंस इलेक्ट हुआ करती थी। जी, ठीक है। और उस दौर में ही मैंने अयूब खान की मार्शल लॉ के दौर की बड़ी मुखालफत की थी और बतौर सेक्रेटरी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। उसके बाद जब हम वकील बने तब भी डिक्टेटरशिप्स के साथ हमेशा हमारी लड़ाई रही है, बिलखुसूस याहिया खां के ज़माने में, अयूब खां के आखिरी अयाम में। उसके बाद बहुत लंबा अरसा ज़ियाउल हक के ज़माने में। उस ज़माने में मैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रहा हूँ। उस ज़माने में मैं बार काउंसिल का पंजाब बार का मेंबर, वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट हुआ हूँ। और थ्रू आउट जो मेरी स्ट्रगल थी वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ और रूल ऑफ लॉ और आइन की सरबलंदी के लिए थी। बात यह है कि हमारा जो बयानिया है वो हमेशा यही रहा है कि 3 बुनियादी असूल हैं वकला की सियासत के। वो हैं रूल ऑफ लॉ, वो हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि हम आइन के सिपाही होते हैं और कानून की जब तक सरबलंदी ना हो तो वहाँ तक वकील के जवाब ही कोई नहीं है। ये आज भी वही हमारा बयानिया है। वकालत में हमारा बयानिया ये है कि हम वकील की 3 बुनियादी खूबियाँ जो है या वैल्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं इक़दार, वो उनकी तरफ तवज्जो। और वो ये है कि हम चाहते हैं कि मेहनत की बुनियाद पर अच्छा वकील बने, ईमानदारी से वो अपना काम करे और शराफत से अदालतों में पेश आए। ये तीनों वैल्यूज़ को हमने हमेशा प्रमोट किया। ये हमारे बयानिए का आज भी हिस्सा है। इन तीनों से दूसरी तरफ के लोगों ने जो है वो इज्तनाब किया है, उन्होंने इसके बरक्स काम किया है, जिसकी वजह से आज अदालतों में तरह तरह के गलत रविशें पैदा हो गई। यानी शॉर्टकट की तलाश, यानी बजाय मेहनत के अपने अच्छा वकील बनने के, बल्कि आपको शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ईमानदाराना मशवरा देने के बाद ईमानदाराना तौर पे काम करने के बजाय आप उल्टे सीधे मशवरे देते हैं और उसकी वजह से अदालतों में गलत फैसले आ जाते हैं। ठीक है। और आखिरी ये कि वो अदालतों में दंगा फसाद करने की जो रविश है ये भी मुखालिफ तरफ से ही पैदा हुई है। हमने हमेशा यही समझाया है कि ये काम मत करो। तो सर, क्या एस्टेब्लिशमेंट भी वकला के इलेक्शन में असरअंदाज होती है? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल हैं। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर अदलिया भी कमज़ोर रहे और वकला की जो क़यादत है वो भी कमज़ोर हो, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें और वो कहीं ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना कर सकें अपने बयानिए के लिए। और वो वकला की तहरीक से खौफज़दा होकर उनकी कोशिश है कि वकीलों को तकसीम किया जाए, वकीलों की वैल्यूज़ ख़त्म की जाएँ, वकीलों को बदनाम किया जाए सारी सोसाइटी में, ताकि वकीलों को की पजीराई ना रहे जिस तरह पजीराई वकला तहरीक के ज़माने में हुई थी। एक तो पूरी ये जो खुफिया ताकतें हैं वो वकीलों को बदनाम करने में और उनसे गलतियां कराने में पूरी तरह इन्वॉल्व। ठीक है सर। सर, अभी आपने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की कि वो सियासी मामलात और वकला इलेक्शन में असरअंदाज होती है। आप क्या समझते हैं कि सियासत में तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, तो क्या अदलिया भी किसी ताकतवर इदारे की हिदायत पर पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व होती रही है? यानी क्या इस्टेब्लिशमेंट अहम सियासी फैसलों में अदलिया पर भी असरअंदाज हो सकती है? ना सिर्फ हो सकती है, होती रही है। हमारी तारीख भरी पड़ी है। मौलवी तमीजुद्दीन खां के केस से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसला उस वक्त की फ़ेडरल कोर्ट ने किया। उससे मुल्क का भी, आइन का भी
अदलिया का भी बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। सब लोगों को पता। फिर इसी तरह जब मार्शल लॉ लगा 1958 में, तो 200 केस में गलत फैसला दिया और मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया। वो एक रविश ऐसी अदलिया में चलती चली गई जिसका फिर ज़ाहिर हुआ 1977 में नुसरत भुट्टो केस में, फिर रिज़ाउल हक के मार्शल लॉ को अपहोल्ड कर दिया। सन 2000 में इन्होंने मुशर्रफ अली शाह वाले केस में मिलिट्री रूल को इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। और इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहाँ हमारी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से मरूब होकर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करते रही। खान साहब, जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केसेस को आप सियासत समझते हैं या फिर इंसाफ और एहतसाब, और इन दोनों मौजूद जजों के बारे में आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? ये इंसाफ है, सियासत है या एहतसाब है? उनके साथ ना इंसाफ हो रहा ना एहतसाब हो रहा। उनकी गलती ये है कि उन्होंने आज़ादाना फैसले दिए और अपनी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो खुल के की। तो जो काजी फाइज साहब को इस बात की सजा देने की कोशिश हो रही है, वो फैजाबाद वाला अपनी जजमेंट में जो फैजाबाद वाला धरने बिठाना उठाना, उसमें वावर्दी लोगों का शामिल होकर लोगों को पैसे देना, उसके खिलाफ खुल के बात की है। उसकी सजा में उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, आज भी विक्टिमाइज उसको किया जा रहा है। शौकत अली सिद्दीकी की गलती ये थी कि उसने बागे दोहल खड़े होकर एक बार एसोसिएशन के बुलाने पर, बिन्नी बार एसोसिएशन बुलाने पर खुल के बात कही कि उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उनके पास जनरल चल के आए, ब्रिगेडियर चल के आए, उन्होंने कहा इस तरह के बेंच बनाओ, इस तरह के फैसले आप दें, हम तब खुश होंगे, ये होगा। और उन्होंने कह दिया जी मैं तो ज़मीर के मुताबिक। और ये बात उन्होंने रावलपिंडी बार के साथ शेयर भी की। बागे दोहल सबके सामने ये बात की उन्होंने। उसके फौरन बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और उनको बगैर इंक्वायरी किए, बगैर ये पूछे कि बाकी जर्नल आते रहे नहीं आते, इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। मैं उनका वकील था, मैंने कहा भाई इंक्वायरी करो। इस सारी चीज़ को बरसरे मतलब बालाए ताक रख के इन्होंने उसके खिलाफ फैसला दे दिया कि इसको निकाल दिया जाए। और हुकूमत तो इंतजार में बैठी थी कि ऐसे कोई रिकमेंडेशन आया हम निकाल दें। तो उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है। सिर्फ इस बात की ज्यादती हुई कि उन्होंने कहा जर्नल्स जो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने फैसला देने से इनकार कर दिया, इसलिए विक्टिमाइज किया। तो मेरे नज़दीक उनके साथ ना इंसाफ हुआ ना इंसाफ हुआ, उनको विक्टिमाइज किया गया है। और काजी साहब तो अभी जज हैं, उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर बने और पार्टी चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते थे। फिर आपको पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया जिसके मुताबिक आपके बयानात पार्टी की साख को ख़राब कर रहे हैं। आपके या उनके यानी इमरान खान के ख्याल में वो कौन सा बयान था जिस पर आपको नोटिस जारी किया गया और आप पार्टी से अलग भी हो गए? वो खास बयान क्या था? एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं पार्टी से अलग नहीं हुआ। मैंने शोकाज नोटिस के जवाब में दिया है कि मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़नी। और दूसरी बात ये, शोकाज नोटिस ही बुनियादी तौर पर गैर आईनी है और कानून। यानी आप अभी भी पीटीआई में हैं? मैं पार्टी में शामिल। ठीक है। मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर। मैंने इस पार्टी को आइन लिखा है, इस पार्टी का मैं आइन का ऑथर भी मैं ही हूँ। 2 दफ़ा रिवाइज भी मैंने ही किया। इस पहला मंशूर के बाद पहला इसका मैनिफेस्टो भी मैंने ही लिखा हुआ है। तो पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल बुनियाद है, उसके अगराज व मकासद वगैरह, वो सारी चीज़ का मैं ऑथर हूँ। तो मेरे साथ और भी बहुत से बुनियादी मेंबर इसका हिस्सा थे, लेकिन इसका बुनियादी काम मैंने किया। अब मेरा इख्तिलाफ क्यों और मुझसे उन्होंने इख्तिलाफ किया, वो बयान क्या? उसके 2 बुनियादी वजूहात थे। एक तो काजी फाइज़ा के मामले पर, वो इमरान खान साहब चाहते थे कि मैं उनकी साइड लूँ और काजी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उनमें मैं उनका साथ दूँ। ठीक है। मैंने उससे इनको इनकार किया। मैंने कहा नहीं, वो विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये रेफरेंस बनाया है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको रेफरेंस वापस ले लेना चाहिए। ठीक है। और मैंने बल्कि खुल्लम खुला उनकी वकालत की है। काजी फाइज़ा का मैं वकील बना और जो कुछ भी है आपके सामने है। एक तो ये उनको बात अच्छी नहीं लगी, उनके पीछे जो भी कुछ कुव्वतें हैं उन्हें बड़ी इस बात की तकलीफ हुई।
दूसरा, जो उस वक्त जब शो कॉज नोटिस भेजा गया उससे इमीडिएटली पहले उसका पस मंज़र ये है कि उन दिनों वो केस शुरू हुआ था जो जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का क्वेश्चन था। उस पर खुल के मैंने मीडिया के सामने सारे मुल्क में एक पोजीशन ली थी। मैंने ये कहा था कि कानून में कहीं गुंजाइश नहीं है, ना ही आइन में गुंजाइश है एक्सटेंशन देने की। एक्सटेंशन का कोई जिक्र कानून में भी नहीं है और मेरे नज़दीक कानून के ज़रिए नहीं, ये सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए हो सकता है। तो ये स्टैंस मैंने खुल के लिया था। ये वो समझते थे कि पार्टी के स्टैंस के खिलाफ है। जो मैं बयानिया दे रहा था वो पार्टी का बयानिया नहीं था। ठीक है, उनका ये ख्याल था। जब उन्होंने बयानात पर बात की है तो मैंने भी यही जवाब दिया कि मुझे पूरा हक बतौर शहरी के और बतौर मेंबर, इवन हमारे जो पार्टी का आइन है जिसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं उसमें आइन जो अदलिया की आज़ादी है उसको बहुत अहमियत दी गई है और ये जो कुछ हो रहा है अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़। जी ठीक है सर, आपने यहाँ तो इख्तलाफ कर दिया, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी सवाल उठाते चले आ रहे हैं। आपके ख्याल में अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मौजूदा तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है तो फिर सही तरीक़ाकार क्या हो सकता है? देखिए, इसके बारे में एक ज़माने में ये जुडिशल कमीशन का आइडिया जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल से हमने ओरिजिनेट किया था। मैं उस वक्त मेंबर होता था और वो जो स्कीम लिखी थी जुडिशल कमीशन की वो ड्राफ्ट मैंने की जो 2000 में अडॉप्ट हुई थी। उसमें हमारा ये ख्याल था कि जुडिशल कमीशन में 3 तरह की नुमाइंदगी होनी चाहिए। कौन सी सर? जजेस की 7 जजेस हमने कहा था, 6 वकला और 6 पार्लियामेंटेरियंस। वो जुडिशल कमीशन, उसके पास ही जुडिशल इख्तियार हो अपॉइंटमेंट का, उसी के पास डिसिप्लिन का। ये हमारा हुआ ये है कि जब सीओडी हुआ 2006 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी और पीएमएलएन ने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सीओडी लिखा, उसमें उसका जो ढांचा हमने बनाया था उसको तरह तरह से रेजा कर दिया। जुडिशल कमीशन का आइडिया तो ले लिया लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादातर जजेस को दे दी, वकला को बहुत कम पार्टिसिपेशन दी और पार्लियामेंटेरियन को अलग कर दिया। उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। हालांकि मैं समझता था कि एक ही बॉडी होनी चाहिए, उसमें ही पार्लियामेंट की भी नुमाइंदगी, वकला की भी और जजेस की हो। तो मेरे नज़दीक वो आइडिया मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि जब आप वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला आइडिया है। आजकल क्या हुआ है कि मेजॉरिटी जजेस की है, जजेस अपनी पसंद नापसंद के लोगों को जज लगाने लग गए हैं। तो ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है, इसको फिर रिविज़िट होना चाहिए। 18वीं तरमीम में ये आइडिया अडॉप्ट कर लिया था सीओडी वाला, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि वो आइडिया जो है बजाय कि 2 हिस्सों में आप करें, यानी जुडिशल कमीशन एक तरफ और पार्लियामेंट्री कमेटी, आप दोनों को मर्ज करके 3 वे रिप्रेजेंटेशन से जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि कोई एक की मर्जी ना चल सके बल्कि एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस हो पार्लियामेंट में। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, सेनेट के इलेक्शन के लिए हुकूमत ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी गई है कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से हो या फिर शो ऑफ हैंड से। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सियासी इश्यूज में अपनी राय देना चाहिए या फिर इस सियासी इशू को या इस मामले को पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए? मजीद ये भी बताते चलें कि क्या अदलिया के पास ये इख्तियार है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके? पहली बात तो ये है कि ये इशू सियासी भी है और आइनी भी है। आइन बड़ा वाज़ेह है, उसका आर्टिकल 226 सीक्रेट बैलेट वाला कि वो सीक्रेट बैलेट हुआ। मेरे नज़दीक ये लंबी चौड़ी हेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इतने दिन से क्या सुन रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाज़ेह पहले दिन ही उन्होंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में कहना था कि भाई ये आर्टिकल 226 है, जब तक सीएम और पीएम के अलावा ठीक है, बाकी सारे के जो है। तो ये मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी वक्त ज़ाया किया है सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी चौड़ी हेयरिंग करके, और ये जो कुछ भी है, और मुझे उम्मीद है कि वो सही इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि ओपन बैलेट का कहीं भी आइन में जिक्र नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। वो आइन में बड़ी वाज़ेह तौर पे आर्टिकल 238 और 39 में बताया गया है कि आइन की अमेंडमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा, और वो पार्लियामेंट के पास है, और दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आइन में
तरमीम होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। हामिद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। हम आपको अपने प्रोग्राम में दोबारा भी सहमत देंगे और आपकी खरी खरी बातें मज़ीद सुनेंगे। और नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह लॉ एंड लॉयर्स में एक नए मौजू जेल कहानी में नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।